अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हम सिंपल इसके लिए एक टर्म बोलते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसे रिएक्टेंट्स जो कम मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स जो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कम अमाउंट में इस्तेमाल होने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखें, हम कहते हैं वो वाले रिएक्टेंट्स विच आर यूज्ड in small amount. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोल लिया, कोयला, आपने ऑक्सीजन इसको दी, इसकी बर्निंग होगी। याद रखें, जब भी किसी चीज़ को बर्न करना होता है तो हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जो है वो मतलब कह लें कि सही तरह से बर्न नहीं करेगी, जलेगी नहीं। तो इसी तरह जिस तरह हमें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसी तरह किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हम कहते हैं हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की। कोल जो है ये बर्न करता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, साथ में बनता है हीट। मुझे ये बताएं, क्या इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन खत्म होगी? कभी भी नहीं। तो हम कहते हैं जो ऑक्सीजन है ये एक्सेस में है, लेकिन जो कोल है जो हमारे पास 1 kg 2 kg 5 kg जितना भी कोल है वो सारे का सारा बर्न हो जाएगा। तो ये सारे का सारा क्या हो जाता है? यूज्ड हो जाता है। तो हम कहते हैं इसमें से ऑक्सीजन तो यूज नहीं हुई, लेकिन कोल जो है इट इज यूज्ड अर्लियर, ये पहले इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर? तो हम कहते हैं कोल इज यूज्ड अर्लियर, कोल पहले इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, जब तक कोल जल रहा था तब तक हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये हमारी क्या है? मेन प्रोडक्ट है। तो मुझे बताएं, जब कोल जो है वो सारे का सारा यूज हो जाएगा तो क्या फर्दर हीट प्रोड्यूस होगी? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जब कोल जो जल रहा था उससे हीट पैदा हो रही थी। तो हम क्या कहते हैं, जब हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट ये कम मिकदार में है कब पहले इस्तेमाल हो जाता है, और जैसे जैसे ये वाला कोल यूज होता जाएगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हीट क्या हो जाएगी? ये भी प्रोड्यूस होना खत्म। तो हम कहते हैं ये क्या होगा? फर्दर हीट विल नॉट प्रोड्यूस, नो फर्दर हीट विल प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या करता है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, एक तो ये स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरा ये यूज्ड अर्लियर पहले इस्तेमाल हो जाता है। नंबर 3, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। जब ये इस्तेमाल हो जाएगा, जब ये यूज्ड हो जाएगा, सारे का सारा रिएक्शन कर देगा, तो फर्दर प्रोडक्ट की कोई भी क्वांटिटी, कोई भी अमाउंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये बेटा आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में देख लेना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला वो रिएक्टेंट है जो पहले इस्तेमाल हो जाता है, लिया भी कम क्वांटिटी में जाता है, और ये हमारी प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करता है। यही सिंपल आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हैं इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या इसके पीछे इसकी कोई लॉजिक है? तो हम कहते हैं हम डिलिबरेटली, मतलब जानबूझकर ऐसा करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ऐसा क्यों किया जाता है? व्हाई सम रिएक्टेंट्स आर टेकन इन excess and some in smaller quantity. कुछ रिएक्टेंट्स को हम ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स को हम कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो हम कहते हैं यस। सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक जो हम स्मॉल अमाउंट में चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो मोस्टली क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा वो महंगी होगी। अगर वो एक्सपेंसिव है
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा रिएक्टेंट इसके साथ यूज करना पड़ेगा जो इस एक्सपेंसिव चीज को सारे का सारा इस्तेमाल कर ले। तो जो ज्यादा जो हम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, वो मोस्टली क्या होता है, चीप होता है। क्या होता है, चीप, सस्ता होता है ये। हम कहते हैं ये सस्ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरा जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है इसको हम स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे। एक तो है बहुत एक्सपेंसिव, एक हमारी कोशिश होगी ये थोड़ा बहुत भी बाकी ना बचे, सारे का सारा ही क्या हो जाए इसका रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन जाए, सारे का सारा रिएक्शन हो जाए। तो हम कहते हैं कि हम इतना महंगा रिएक्टेंट लेकर आए हैं, लेट्स सपोज हम गोल्ड का रिएक्शन करा रहे हैं, प्लाटिनम का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल है। तो हमारी कोशिश होगी कि वो सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो क्या करें, रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना दे। तो इसलिए हम जो चीप रिएक्टेंट होते हैं, जो सस्ते वाले हैं, उनको एक्सेस में यूज करते हैं, और जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है इसको क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका ये पर्पज होता है, दूसरा इसका पर्पज होता है कि हमारा जो रिएक्शन है उसको फास्ट किया जाए, उसकी स्पीड इंक्रीज की जाए। फॉर एग्जाम्पल हम बर्निंग की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी चीज को कम ऑक्सीजन देंगे तो वो कम बर्न करेगी, ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ज्यादा वो जो है वो बर्न करेगी। आपने मोस्टली क्या देखा होगा, गाँव वगैरह में क्या होता है, एक पाइप रखा होता है ना जिसको फूकनी का नाम देते हैं। तो वो कैसे होता है, अगर आग बुझ जाती है तो वो पाइप लगा के उससे फूक मारते हैं, उस फूक से क्या होता है, आग जलना स्टार्ट हो जाती है। वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, जब एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में था, उस सॉरी एक कम मिकदार में था, एक को ज्यादा मिकदार प्रोवाइड कर दी जाती है दूसरी चीज की, तो उसका क्या हो जाता है, वो प्रोसेस तेज हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोसेस तेज हो जाएगा, उससे स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए भी हम जानबूझ के क्या करते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स को कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मेन रीजन थी जो आपने डिस्कस कर लेनी है बेटा। एक तो ये कि हमारा जो रिएक्टेंट्स होते हैं कभी कभी एक्सपेंसिव होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनके साथ चीप रिएक्टेंट्स का रिएक्शन करवाया जाए और रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट किया जाए। दूसरी जो रीजन ये है कि हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो स्लो स्पीड के साथ चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी स्पीड बढ़ जाए, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स को एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो रीजन आपने देख लेनी है, तो ये आप बेटा देख लेना, वाई सम रिएक्टेंट्स आर टेकन इन एक्सेस अमाउंट, कुछ रिएक्टेंट्स को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जी बच्चों, आगे हम देखते हैं कि अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। क्योंकि हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के कुछ स्टेप्स, आपने इन स्टेप को वन बाय वन फॉलो करना है। हम जब कैलकुलेशंस करेंगे उसमें भी इनको देखेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा बेटा, आपको दो रिएक्टेंट्स दिए जाएंगे स्टेटमेंट के अंदर क्लियर कि ये फलाना रिएक्टेंट है, ये फलाना रिएक्टेंट है, दोनों की अमाउंट्स दे दी जाएंगी, मैसेज दे दिए जाएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उनकी जो अमाउंट्स हैं या उनके जो मैसेज हैं, उन मैसेज को कन्वर्ट कर देना है नंबर ऑफ मोल्स में। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैस को ऊपर रखेंगे, उस सब्सटेंस का जो मोलर मैस होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला स्टेप जो हम करेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स गिवन है उन रिएक्टेंट्स को उनके मोलर मैसेज से डिवाइड करके उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला स्टेप आपने ये कर लिया। जब दोनों रिएक्टेंट्स के या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर हम हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे नाउ वी विल फाइंड आउट, दूसरे स्टेप में हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट।
हम देखेंगे कि हर रिएक्टेंट जो है वो कितने कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा। ये मैं आपको कंपैरिजन की ट्रिक्स बताऊंगा, इसके अलग ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फिर रिएक्टेंट के बेस पर हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब दो रिएक्टेंट है तो दो प्रोडक्ट के मोल्स आएंगे। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच रिएक्टेंट गिव्स smaller number of moles of प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के यहाँ पर कंपैरिजन में कम मोल प्रोड्यूस करेगा वो हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने रिएक्टेंट्स की मदद से प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, तो हम देखेंगे जो कम मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जब हम प्रोडक्ट की अमाउंट को कंसीडर कर रहे होंगे तो कम वाले नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रोडक्ट के मोल्स होंगे, जो ज़्यादा वाले मोल्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ बेटा, हमें दी जाएंगी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स दी जाएंगी ग्राम्स में, या उनके मैसेज दिए जाएंगे, हमने उनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, मैस से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको कैलकुलेट किया जाएगा। जो कम मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर। अब बात रहती है कि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कौन से यूज करेंगे, तो हम प्रोडक्ट के वो वाले मोल्स लेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली जो कम मिकदार वाले होंगे। क्लियर है। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स। जी बेटा, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.16। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन ग्राम्स। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट को फाइंड आउट करना है ग्राम्स के अंदर। फाइंड आउट द अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। जब हम बात करें तो 25 ग्राम ग्लूकोज की, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे दो रिएक्टेंट है, एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो इन दोनों के जो ग्राम्स हैं वो हमें प्रोवाइडेड है। इट्स मीन कि हम स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, हम कहेंगे ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, ही हमारा स्टेप नंबर 1 था। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, मैस को डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस से। तो दो रिएक्टेंट है बेटा, एक है ग्लूकोज, एक है ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लिखते हैं मैस ऑफ ग्लूकोज, कितना मैस है ग्लूकोज का, 25 ग्राम। फिर हम लिखेंगे इसका मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये देखो बेटा, अगर इसमें देखा जाए तो कार्बन कितने हैं, 6, एक कार्बन का मैस होता है 12, प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक का मैस होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक का मैस होता है 16। तो इस सबको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 180 ग्राम्स पर मोल। अब हम इजीली इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 180, ये बनेगा 0.148 मोल्स। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैस कितना दिया हुआ है, मैस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मैस गिवन है वो है बेटा 40 ग्राम्स। फिर हम लिखेंगे इसका मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर रखेंगे 40 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस कितना होता है, सॉरी मोलर मैस इसका देखें तो एक का होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा 32 ग्राम्स। इसको जरूर देखेंगे तो ये हो गया ग्राम्स पर मोल, 32 ग्राम्स पर मोल। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स देखें तो ऊपर कितना है, मैस इसका 40,
32 इसका मोलर मास, डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.25 मोल्स। तो ये दोनों के हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, इसके भी मोल्स आ गए, इसके भी मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ। तो अब हमने फाइंड करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम देखेंगे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर दो कंपैरिजन करेंगे। एक हम कंपैरिजन करेंगे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट हमने कौन सी फाइंड करनी थी, हमने फाइंड आउट करनी है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स दो है, तो वन बाय वन हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। देखें एक साइड पर पहले लिखेंगे ग्लूकोज C6H12O6, इसकी रेशियो ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो कंपैरिजन बहुत सिंपल होने वाला है बेटा। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये देखें यहाँ पर इसके कितने मोल्स हैं, हम कहते हैं 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स। तो हम कहते हैं अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने होंगे, 6 मोल्स। और अगर इसकी ओरिजिनल अमाउंट देखी जाए तो ओरिजिनल में इसकी कितनी अमाउंट है, इसके मोल्स कितने हैं ये वाले, तो हम लिखेंगे 0.18 मोल्स। तो ये 6 के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 0.148। तो ये कितना बनेगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 0.4848 मोल्स। तो ये आपके पास किसके मोल्स आ गए, ग्लूकोज से। कि ग्लूकोज जो है वो इसकी इतने मोल्स प्रोड्यूस करेगा। दूसरा जो हम कंपैरिजन लेंगे वो किसके साथ लेंगे, हमारे दूसरे रिएक्टेंट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक तरफ क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन। अच्छा बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, इसके कितने मोल्स हैं, 6। इसके 6 हो तो इसके भी कितने बनते हैं, 6। अगर इसका 1 होगा तो इसके भी कितने बनेंगे, 1, जितनी अमाउंट इसकी है। अगर इसकी गिवन अमाउंट देखी जाए तो वो कितनी है, 2.5। तो ये भी कितना बनेगा, 1.25। तो इसके कितने मोल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, 0.25। अब यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होगा कि एक हमने फाइंड आउट किया ग्लूकोज। ग्लूकोज से जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो कितने थे, 0.1, 0.848। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो सॉरी ऑक्सीजन, उससे कितने मोल्स आए, 1.25। अब देखेंगे कौन सा कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है ये कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज ग्लूकोज प्रोड्यूस, या अपनी वर्डिंग में लिख दीजिएगा आप, ग्लूकोज इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस या लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लिखेंगे ग्लूकोज जो होगा ये हमारा है लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर बेटा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कौन से होंगे फिर कार्बन के, ये वाले। नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास निकल आएगा। सेम यही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने मास को कैलकुलेट करना है, 180 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32, टोटल जो उसका मास बनेगा वो कितना है, 44 मोलर मास। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1.25। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा बनेगा 36.96 ग्राम्स। तो ये आपने जो है वो पॉइंट्स नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या देखा, सबसे पहले हमने जो मैसेज दिए हुए थे, इसका 25 था, इसका 40 था। इनके नंबर ऑफ मोल्स बनाए, कैसे बनाए, इसका मोलर मास कैलकुलेट किया। 180 है, 25 के ऊपर रखेंगे, 180 से डिवाइड कर देंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर हमने मास ऑफ ऑक्सीजन लिखा, वो कितना था, 40। इसका मोलर मास 32 था, डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर हमने दोनों को कंपैरिजन किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, एक दफ़ा ग्लूकोज को, एक दफ़ा ऑक्सीजन को। एक तरफ ग्लूकोज एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका 1 मोल हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अच्छा यहाँ पर अपने एक दो पॉइंट याद कर लेने हैं। पहला, जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स कंपैरिजन करेंगे वो किससे होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। दूसरा होगा 1 से, और तीसरा आपकी जो गिवन अमाउंट होगी उससे। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही ऑलरेडी 1 से है, तो फिर हमें गिवन अमाउंट की मतलब जरूरत, सॉरी गिवन अमाउंट की कह रहा हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी 1 से है, तो सेकंड वाला जो कंपैरिजन हम 1 से करते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, पहला अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने बनते हैं, 6।
अगर इसका कितना होगा 0.148, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये इससे 6 टाइम्स आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आंसर आ गया। इसके मोल्स निकले 0.848। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। इसके 6 हैं तो इसके भी कितने हैं 6। पहला कंपैरिजन पहले केमिकल इक्वेशन से, दूसरा 1 से। अगर इसका 1 होगा तो इसका 1, ये सिंपल यूँ कह लें 6 इधर आके 6 से डिवाइड कर देगा। ये 6 है, अगर 1 से करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1। तो अगर ये है 1 तो ये 6 आएगा, 6/6 इक्वल्स टू 1। तो अगर इसके 6 है, इसके भी 6, इसका 1 है, इसका भी 1, और अगर इसका 1.25 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 1.25, तो ये सेम सेम अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। फिर हमने रिजल्ट क्या निकाला, ग्लूकोज कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ग्लूकोज क्या है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैस निकाला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये वाले मोल्स कैलकुलेट करेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने प्रोड्यूस किए, जो कम मोल्स है। तो हमने इसको मोलर मैथ से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैस आ गया। क्लियर बेटा? जी बेटा, नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर हम यील्ड के बारे में पढ़ेंगे। यील्ड क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक यील्ड को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय यील्ड? हम कहते हैं यील्ड इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ और उस दौरान जितनी भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी या आप कैलकुलेट करेंगे, उस सर्व को क्या नाम देंगे, यील्ड का नाम देंगे। आप सिंपल इसको लिख दें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आपने कोई गंदम काश्त की थी, तो गंदम से जो आपको फसल मिली उसकी जितनी भी अमाउंट होगी वो बेटा किसके अंदर आएगी, यील्ड के अंदर आएगी। हम कहते हैं पैदावार जितनी भी हमें किसी भी फसल से मिलती है उसको हम यील्ड का नाम देते हैं। इसी तरह जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, हमारा यील्ड होगा। ठीक है बेटा, तो ये हम यील्ड को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यील्ड की हम दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, पहले हम देखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, और एक को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। जी बेटा, व्हाट इज मीन बाय थ्योरेटिकल यील्ड? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ही है। हम कहते हैं थ्योरेटिकली का मतलब होता है वो वाला अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that is calculated from balanced chemical equation। वो वाली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं कहता हूँ कैल्शियम का मास होगा 40, ऑक्सीजन का है 16, तो टोटल मास बनेगा 56। अगर इसके 56 ग्राम्स रिएक्ट करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं 32, दो हैं तो 32, टोटल हो जाएगा 44। अगर इसका 56 ग्राम और इसका कितना हो 44 ग्राम्स, तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये कितना बनेगा, ऑब्वियसली हम कहेंगे प्लस कर दें 100 ग्राम। तो ये देखें ज़रा, ये कितना था 40, ये कितना था 12, ये कितना था 48, सबको प्लस किया तो कितना आ गया 100 ग्राम। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो हमने प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट किया, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये जो अमाउंट आएगी इसको हम कहेंगे बेटा थ्योरेटिकल यील्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से जो हम प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने क्या किया, डायरेक्ट रिएक्शन परफॉर्म किया, और रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर रिएक्शन, आपने रिएक्शन करवाया,
एक्चुअली आपके पास जो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एक्चुअल यील्ड का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शन करवाया कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, इसके आपने कितने मोल्स लिए, 56 ग्राम ही लिए, इसके 44 ग्राम्स ही लिए। जब आपने रिएक्शन करवाया तो आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100 ग्राम बनेगा, लेकिन ये 100 ग्राम नहीं प्रोड्यूस हुआ। कितना प्रोड्यूस हुआ, 90 ग्राम। तो हम कहते हैं ये एक्चुअल में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है उसको हम क्या नाम देंगे, एक्चुअल यील्ड का नाम देंगे। तो दो तरह की अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, एक वो जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बेटा हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड का। दूसरी जो होती है वो रिएक्शन के बाद हमें एक्चुअल में ऑब्टेन होती है और उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्चुअल यील्ड का। क्लियर। तो ये आफ्टर रिएक्शन ऑब्टेन होगी, ये जस्ट कैलकुलेटेड है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो पहले जस्ट कैलकुलेशन करते हैं कि हमने एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें इतनी जो है वो कैलकुलेशन कर ली, आपने एक मिस्त्री को बुला लिया, वो कहता है इतनी ईंटें लगेंगी, इतना ये होगा, इतना, वो सारी कैलकुलेशन है। लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तब आपको कितना कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो वो सारा जो है वो क्या है, एक्चुअल यील्ड। अच्छा बेटा यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की, जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, वो कितना था 100, लेकिन जो एक्चुअल में हमें प्रोड्यूस हुआ वो कितना था 90 ग्राम्स। तो ये देखें ज़रा, तो यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लिखेंगे कि जो एक्चुअल यील्ड होता है ये वाला, इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर इन क्वांटिटी देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। इसकी कुछ रीजंस हम पढ़ेंगे। हमने जो कैलकुलेशन की थी वो ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जब हमने उसको कैलकुलेट करके देखा तो कैलकुलेट करके देखा तो वो क्या आ रहा था, कम आ रहा था। इसकी क्या रीज़न थी, तो हम इसकी कुछ रीजंस पढ़ेंगे। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन या स्मॉलर इन क्वांटिटी देन थ्योरेटिकल यील्ड। यूं भी लिख सकते हैं वाई, बल्कि यही बनेगा कि वाई एक्चुअल यील्ड इज स्मॉलर इन क्वांटिटी देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसकी बेटा तीन रीजंस हैं। नंबर वन, कुछ जो प्रोसेस हैं रिएक्शन के दौरान, कुछ प्रोसेसेस वो भी जो है आपकी एक्चुअल यील्ड को कम कर देते हैं। इसके अंदर हम पहली अमाउंट देखेंगे फिल्ट्रेशन। हमने रिएक्शन करवाया, उस दौरान फिल्ट्रेशन की, तो थोड़ी बहुत ही अमाउंट फनल के अंदर, फिल्टर पेपर के अंदर लगी रह जाएगी। इस वजह से एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन है, डिफरेंट मेथड जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्लियर। तो ये डिफरेंट जो केमिकल प्रोसेस हैं उस दौरान आपकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा प्रोसेस, इन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर, इन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर। अगर जो काम करने वाला बंदा है, अगर उसको काम करना ही नहीं आ रहा, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना आ रहा, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करेगा, और इस गलती के नतीजे में क्या होगा, आपकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो तीसरा हम यहाँ पर स्टेप देखेंगे, और इस स्टेप के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव साइड रिएक्शंस, साइड रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल आपने देखा, आपके लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आप दो चीज़ों का रिएक्शन करवा रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्या हो गया, दोनों मिलके क्या बना रहे थे, H2O, वाटर बना रहे थे, एक रिएक्शन हो रहा था। अब आपको तो नहीं पता, कहीं से इन्वायरमेंट में से कार्बन आता है, कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या हो रहा, एक चीज़ और बन रही है, एक रिएक्शन, आप ही के रिएक्शन में एक रिएक्शन और स्टार्ट हो गया, लेकिन हम इस चीज़ को कंसिडर मतलब इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता चल रहा कि रिएक्शन में एक और रिएक्शन भी हो रहा है। इसको कहते हैं साइड रिएक्शन। आप जब रिएक्शंस करवा रहे होते हैं तो आपका जो रिएक्टेंट है वो किसी बाहर से किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बना रहा होता है। तो इससे भी क्या होगा, अगर आपकी वाटर की अमाउंट है, लेट्स सपोज आप ये एस्टिमेट करके बैठे हैं कि इसका 32 ग्राम है, इसका 4 ग्राम है, मिलके 36 ग्राम बनाएगा, तो ऑब्वियसली वाटर का 36 ग्राम नहीं बनेगा, वो 30 बनेगा, या समथिंग लाइक लेस, स्मॉलर देन 36। 36 से कुछ छोटी वैल्यू ही आएगी, क्यों, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन है वो किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसको कहते हैं कि कभी कभी आपके इलम में नहीं होता, लेकिन कुछ साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं,
और इन साइड रिएक्शंस की वजह से आपकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, हमेशा कम निकलती है। तो बेटा ये 3 रीजंस हैं कि हमारा जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा कम क्यों हो जाता है, उसकी ये वाली आपने 3 रीजन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं न्यूमेरिकल सॉरी, जब भी कोई रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन में जो साइंटिस्ट होते हैं वो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। एफिशिएंसी का मतलब कि रिएक्शन जो है वो कितना अच्छा हुआ, ठीक है। तो हम कहते हैं अगर आपने एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन ये निकालनी है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, देखेंगे ऊपर हम रखते हैं एक्चुअल यील्ड, नीचे रखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। इसको परसेंटेज यील्ड का भी नाम दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं इसको। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन और परसेंटेज यील्ड, तो कैसे निकालेंगे बेटा, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज जितनी ज़्यादा आएगी हम कहेंगे हमारा रिएक्शन उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, तो वो रिएक्शन की एफिशिएंसी को देखते हैं कि हमारा रिएक्शन कितना एफिशिएंट हुआ। वो कैसे निकालते हैं, वो एक्चुअल प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट की जितनी अमाउंट है उसको नीचे रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जितना ज़्यादा परसेंटेज आएगी हमारा रिएक्शन उतना ही एफिशिएंट होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम परसेंटेज यील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड निकलेगा पहले, फिर हम परसेंटेज यील्ड को निकालेंगे। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पॉइंट्स। एग्जाम्पल देखेंगे हम 15.7। इस एग्जाम्पल में स्टेटमेंट देखते हैं, अ केमिस्ट रिएक्ट 50 ग्राम ऑफ जिंक। एक केमिस्ट है वो 50 ग्राम ऑफ जिंक को रिएक्ट करता है एक्सेस नाइट्रिक एसिड के साथ। एक्सेस नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा, जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, बना क्या, टू गेट 80.2 ग्राम्स ऑफ जिंक नाइट्रेट। वो ZnNO3 जिंक नाइट्रेट, इसकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उससे प्रोड्यूस हुई वो थी 80.2 ग्राम्स। तो ये उसके पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है ये बेसिकली उसका एक्चुअल प्रोडक्ट है। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, तो आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज यील्ड। इसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो एक्चुअल यील्ड दिया गया है जिंक नाइट्रेट का, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये जो है ये हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट्स के पहले मैथ्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और एक्चुअल फिर उसी के साथ कंपैरिजन करेंगे। दोबारा से सुन लें बेटा, हमने क्या किया, प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट जिंक का जो नंबर ऑफ मोल्स है, मैस है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जिंक के नंबर ऑफ मोल्स को जिंक नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर करेंगे। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसकी थियोरेटिकल यील्ड आ जाएगी। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होएगी, थियोरेटिकल यील्ड। फिर एक्चुअल यील्ड को थियोरेटिकल यील्ड से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे, स्टेप 1 में हम लिखेंगे इसका मोल्स, हम लिखेंगे मास ऑफ जिंक, कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, इसका मोलर मास लिखेंगे, एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ जिंक जो होता है वो होता है 65.37 ग्राम्स पर मोल। इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 65.37, इसको डिवाइड करेंगे बनेगा 76 मोल्स। तो ये बेटा हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम इन नंबर ऑफ मोल्स को नाइट्रिक के जिंक नाइट्रेट के साथ कंपेयर करेंगे। हम लिख देंगे बेटा जैसे हमने पहले किया था, एक तरफ हम क्या कर लेते थे, वो वाली अमाउंट ले लेते जो हमें पता है, एक तरफ वो अमाउंट ले लेंगे जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है जिंक नाइट्रेट की। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिए, अगर इसका 1 मोल हो तो इसका कितना होता है 1 मोल, अगर इसका 1 है तो इसका भी 1, अगर इसका 0.76 होगा तो इसका भी 0.76। तो ये इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखेंगे इसके मोल्स आ गए, हम
मोल से बनाएंगे इसकी अमाउंट, तो इसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, जेड एन NO3 की 2, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो इसका मोलर मास आपने कैलकुलेट करना है। ये देखिए जिंक का हमने कहा 65.37 होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 48, प्लस करेंगे तो बनेगा 62, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे को कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 189.737। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 0.76। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी अमाउंट आ जाएगी, थ्योरेटिकल की ये बनती है 143.92, कितनी बनती है 143.92 ग्राम। ये हमारा क्या था, थ्योरेटिकल यील्ड था। एक्चुअल यील्ड हमने पहले से गिवन है जो कि बुक के अंदर है, ये हमारा बेटा कैलकुलेट हुआ थ्योरेटिकल यील्ड। दोबारा से देख लें मैंने कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले 50 ग्राम मैस था जिंक का, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया मोलर मैस से डिवाइड करके। फिर मैंने जिंक और जिंक नाइट्रेट इन दोनों का कंपैरिजन किया, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 होगा, अगर इसका 0.76 है तो इसका भी 0.76, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने इसके मोलर मास से कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गई इसकी थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड कितनी है बेटा, जो उसने बुक में एक्चुअली ऑब्टेन की है, तो वो इसका एक्चुअल यील्ड कितना है 80.2 ग्राम्स। अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड 80.2, थ्योरेटिकल यील्ड 143.92, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आता है 55.7%। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। परसेंट यील्ड की अमाउंट थोड़ी कम है, इसलिए हमारा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अगर 90 या इससे प्लस होती तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जो था वो रिएक्शन होता। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ी। फिर हमने देखा कि यील्ड क्या होता है, फिर एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, ये कम क्यों हो जाता है, उसकी रीज़न पढ़ी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसके कैलकुलेशन जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।